हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का वर्क एंड एनर्जी के सेकंड लेक्चर में। पहले लेक्चर में हमने वर्क के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी एक ऐसा वर्ड है जिससे आप सभी बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं, पर एग्जैक्ट मीनिंग इसकी क्या होती है साइंस में, वो हमें देखना है। किसी नॉर्मल डे में भी आप 50 केजी का वेट बहुत आसानी से उठा सकते हो, लेकिन जिस दिन आपको फीवर हुआ है उस दिन आपको 50 केजी का वेट उठाने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी का एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। सिमिलरली अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको एक बॉल लगती है जिसकी वेलोसिटी काफी कम है, तो आपको जो इंजरी होगी वो काफी हल्की होगी। हो सकता है आपको उसका फर्क भी ना पड़े। लेकिन अगर वही बॉल कोई फास्ट बॉलर बॉल कर रहा होगा तो आपको काफी तेजी से चोट लगेगी। हो सकता है आप उस दिन खेल भी ना पाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉल के पास एनर्जी जो है वो ज्यादा थी। अगर आप चेयर पे बैठे हुए हो और आपके हाथ में आपका सेल फोन है और मे बी वो आपके हाथ से स्लिप कर जाए और वो नीचे गिरेगा तो शायद नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप खड़े हो अपनी फुल हाइट पे या फिर आप किसी कंपैरेटिवली ऊंचे प्लेस पे खड़े हो और वहां से आपका मोबाइल गिरता है तो वो टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ज्यादा हाइट से गिरा तो क्यों टूट गया? क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा थी। अभी तक हमने वर्क के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी। वर्क अपने आप तो नहीं होता, वर्क करना पड़ता है। और वर्क करने के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं एनर्जी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, बॉडी, पार्टिकल या मशीन के पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना ज्यादा वर्क कर पाएगा। सो बेसिकली आप क्या बोल सकते हो, एनर्जी क्या है? एनर्जी कैपेसिटी है। एनर्जी किसके इक्विवेलेंट है? कैपेसिटी के। किस चीज की कैपेसिटी? कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर साइंटिफिक टर्म में हम एनर्जी की डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब किसी बॉडी के अंदर जितनी ज्यादा एनर्जी रहेगी वो उतना ज्यादा काम कर पाएगा। और यही एनर्जी की डेफिनेशन हम साइंस में यूज करते हैं। इसको अलग अलग वर्ड्स में लिखा जाता है, डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा जाता है, पर एनर्जी की जो बेसिक कॉन्सेप्शन है वो यही है कि एनर्जी किसी भी बॉडी की कैपेसिटी होती है वर्क करने की। ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। अब आइए इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। ये रही एनर्जी की डेफिनेशन। द कैपेसिटी और एबिलिटी टू परफॉर्म एनी वर्क इज नोन एज एनर्जी। द एनर्जी possessed by any body is the capacity of that body up to which it can perform a certain task। देखो क्या कह रहा है, किसी बॉडी के द्वारा पोजेस की गई एनर्जी उसकी कैपेसिटी होती है कि किस एक्सटेंट तक वो वर्क कर सकता है। एक वीक बच्चा 50 केजी का वेट अपलिफ्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक बच्चा थोड़ा सा स्ट्रांग है तो वो शायद 100 केजी का भी वेट अपलिफ्ट कर ले जिम में। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा है। इस लेक्चर में आपको जो डेफिनेशन है वो दे दी गई है। इस डेफिनेशन को अगर आपने नहीं लिखा हुआ है आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर समझ के छोड़ सकते हो। अब जैसे हर फिजिकल क्वांटिटी है वैसे एनर्जी भी है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट होती है एंड देयरफॉर एनर्जी की भी एक यूनिट होगी। और एनर्जी किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर है। जितना वर्क डन कर रहे हो, जितना ज्यादा वर्क डन कर रहे हो, आप बोल रहे हो उतनी ज्यादा एनर्जी लग रही है। सो बेसिकली वर्क डन और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो सेम होती है और इन दोनों को ही हम जूल में मेजर करते हैं। 1 जूल की डेफिनेशन आपको पहले ही बता दी गई है। 1 जूल क्या होता है? अगर किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए और बॉडी 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो जाए अपनी इनिशियल पोजीशन से, तो हम बोलते हैं कि बॉडी पे 1 जूल का वर्क किया गया है। और जूल के अलावा हमने जो डिफरेंट फॉर्म्स थी एनर्जी की उसको भी पढ़ा हुआ है। एक जूल होता था और ये कितने के बराबर होता था? 10⁻7 अर्ग्स के बराबर होता था। ये सीजीएस सिस्टम में एनर्जी का यूनिट होता है। इसी तरीके से जब हमें बड़ी क्वांटिटी में मेजर करना पड़ता था वर्क या फिर एनर्जी, तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं 1 किलो जूल या फिर 1 मेगा जूल। तो इसकी वैल्यू होती थी 10⁻3 जूल और इसकी वैल्यू होती थी 10⁻6 जूल। ये सब आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है। अब आइए एनर्जी के कुछ फॉर्म्स का सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं। अभी आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है वो मैं पढ़ा दूंगा। बाकी आप एक बार बस अवेयर हो जाओ कि एनर्जी की ये फॉर्म्स भी होती हैं। तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये है आपकी एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स। इसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी, जो बॉडी के मोशन की वजह से होती है। हीट एनर्जी, जो बॉडी के टेम्परेचर की वजह से होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो बॉडी पे चार्ज की वजह से होती है। लाइट एनर्जी, जो भी सोर्स ऑफ लाइट होता है
उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है और एनर्जी के इस फॉर्म को हम लाइट एनर्जी बोलते हैं। देखो आजकल सोलर पैनल बहुत चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के घर में लगे भी होंगे सोलर पैनल, जिसपे लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी तो एक टाइप की एनर्जी है, वो कैसे जनरेट हो रही है? एनर्जी से ही जनरेट होगी ना। तो लाइट में एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है फिर इलेक्ट्रिसिटी में। साउंड एनर्जी, साउंड इटसेल्फ उसके पास भी काफी सारी एनर्जी होती है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जब आप दिवाली पे कोई हैवी बम फोड़ते हो तो अगल बगल की जो चीजें हैं वो हल्की सी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती हैं, जबकि वो बम उन्हें टच भी नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साउंड के पास अपनी खुद की एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो आसपास के ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्लेस कर देता है। केमिकल एनर्जी, इससे तो आप सभी परिचित हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी निकलती है या कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो इस टाइप की जो एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी कहते हैं। आपके सिलेबस में अभी सिर्फ दो चीजें पढ़नी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, किसी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एक बॉल अगर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है तो वो कम चोट लगाएगी आपको इन कंपैरिजन टू कि अगर वही सेम बॉल 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही हो और आपको आके लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मोशन कंपैरेटिवली इससे स्लो है। जितना ज्यादा मोशन उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर आपको डेफिनेशन देनी हो तो आप बोलोगे द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब बॉडी में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, m kg है इसका मास, और ये किसी पॉइंट A पे है, रेस्ट पे है, अच्छा खासा रेस्ट पे है। तो अब ये अपने आप तो मूव कर नहीं जाएगा, आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, और फोर्स लगा के मान लो आपने इसको बी पॉइंट तक डिस्प्लेस कर दिया, और ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस निकली या डिस्प्लेसमेंट निकली दोनों ही सेम होगी, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन के मोशन की बात कर रहे हो तो वहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर एक सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो सेम होती है। मान लो इनके बीच की जो डिस्टेंस जो निकल के आई वो d है। तो आप बोलोगे कि इस बॉडी को जिसका कि मास m है, इसको पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में हमने वर्क किया है, और वो वर्क किसके बराबर है? F इंटू डी के बराबर है। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि ये रेस्ट पे था, लेकिन अभी ये कहां पहुंच गया है? v मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में। तो ये सारा वर्क डन जो आपने किया है वो कहां गया? ये सारा वर्क डन इसको 0 से v मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देने में खर्च हुआ है। तो आप आसानी से ये बात कह सकते हो कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उस वर्क डन के बराबर होती है जो उस मूविंग बॉडी पे किया जाता है उसको रेस्ट से लेके उसकी मूविंग वेलोसिटी तक पहुंचाने में। मान लो वो v मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसको 0 से लेके v मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तक पहुंचाने में जितना वर्क डन किया गया होगा वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी को हम ई के से या कहीं कहीं स्मॉल के से, कहीं कैपिटल के से, या फिर के ई से डिनोट करते हैं। तीन चार है वैसे, आप इसको यूज करो, सबसे अच्छा यही है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड वी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि इट शुड बी नोटेड दैट काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मूविंग ऑब्जेक्ट। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट if any object is at rest then it will have no kinetic energy, that is the kinetic energy of an object at rest is equal to 0 joule। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अब अगर आप इस फॉर्मूले को देख रहे हो तो यहां से आपको मैं दो कंक्लूजन निकाल के दे सकता हूं। पहला कंक्लूजन ये है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये बॉडी के मास के प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस रेशियो में आप मास को बढ़ाते जाओगे उसी रेशियो में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो बॉडी की मूविंग वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। मींस अगर आप बॉडी के वेलोसिटी को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि वो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ओके, आइए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आया कहां से है। मैंने यहाँ पे एक बढ़िया सी गाड़ी बना दी है,
मान लो इस गाड़ी का जो मास है वो mkg है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियली ये पॉइंट ए पे रेस्ट कर रही है, एट रेस्ट है, और इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया गया जिसकी वजह से ये पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे पहुंच गई, और पॉइंट बी पे इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड थी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो एंड फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड, और इसने ए से बी जाने में s मीटर की टोटल डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है। तो फोर्स F द्वारा इस कार पे कितना वर्क डन किया गया, वर्क डन W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 1। और न्यूटन के सेकंड लॉ से आपको पता है कि अगर कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है तो उसमें एक्सिलरेशन होगा, और अगर उसमें एक्सिलरेशन होगा तो जो फोर्स लगेगा और जो एक्सिलरेशन होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, F इज इक्वल टू ma। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। बिल्कुल सर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी v है, यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा, तो वेलोसिटी चेंज हुई है, बिल्कुल चेंज हुई है, और उसमें टाइम लगा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। और न्यूटन के सेकंड लॉ से आपको पता है कि F इज इक्वल टू ma होता है। हमारे पास इक्वेशन 1 में दिया हुआ है वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस, और यही वर्क डन किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। बाय डेफिनेशन आपको मैंने अभी पढ़ाया है, यही वर्क डन बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको निकल के आ चुका है F इंटू एस, और F की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, F इज इक्वल टू ma हमें पुट करना है। लेकिन S की वैल्यू हम क्या निकालें, तो S की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो जीरो से बढ़ रही है, इसलिए एक्सिलरेशन का साइन हम पॉजिटिव रखेंगे। अब हमें पता है u क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी तो v है, v मीटर पर सेकेंड। अब इन चीजों को अगर हम यहां पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दैट मीन्स s इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2a। मिल गया, इसको इक्वेशन थर्ड कर दो। अब इक्वेशन 1 में अगर हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड की वैल्यू को पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ई के इज इक्वल टू m इंटू ए इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a, ए टू ए कैंसिल, और ई के हमें क्या मिल गया, हाफ m वी स्क्वायर। ये क्या आ गई, हमारी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ गई, हमने इसका डेरिवेशन कर लिया है। अब मान लो कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती तब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होती, तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी नहीं निकलती, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकलता, क्योंकि जब इनिशियल वेलोसिटी u होती तब भी उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती, इसको हम ई के वन बोल रहे हैं, और v पे इसके पास कुछ और काइनेटिक एनर्जी होती, ई के टू। तो जो आपको उस समय काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकल के आता वो डेल्टा ई के होता, और उसकी वैल्यू होती ई के टू माइनस ई के वन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई के एफ मतलब फाइनल माइनस ई के आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी पे काइनेटिक एनर्जी और फाइनल वेलोसिटी पे काइनेटिक एनर्जी। और अब आपको फॉर्मूला पता है, तो मान लो फाइनल पे वेलोसिटी आपको पहले दिया हुआ है कि v है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो की जगह u है, तो हाफ एम यू स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल के आता, 1/2m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा ई के। इस फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे। ये कुछ नहीं है, दो अलग अलग वेलोसिटीज पे काइनेटिक एनर्जी निकाल के बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट कर दिया गया है। आइए बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। पोटेंशियल एनर्जी, जब मैंने इसका नाम इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने आपको बोला था कि बॉडी की पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपका फोन चेयर पर से गिरे तो मे बी वो ना टूटे, लेकिन अगर आप खड़े हो और वहां से वो गिरता है तो शायद वो टूट जाएगा। और अगर आप थोड़ी सी और हाइट पे खड़े हो, किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो या किसी ऐसी चीज पे खड़े हो जिसकी हाइट आपकी सरफेस से 2-4 मीटर ऊपर है और वहां से आपका फोन गिरेगा तो वो डेफिनेटली टूट जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है।
जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी आइडियल पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे, आइडियल पोजीशन मतलब वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, बढ़िया फ्लोर पे रखा हुआ है, तो वो उसकी आइडियल पोजीशन है। अब आप उसको वहां से अपलिफ्ट कर रहे हो फोर्स लगा के, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो और उसको अपलिफ्ट कर रहे हो, तो वो कब तक ऊपर रहेगा? जब तक आपने फोर्स लगाया हुआ है, और जब तक आपने फोर्स लगाया हुआ है तो उसके आइडियल पोजीशन यानी कि उसकी बेस पोजीशन से आप उसको ऊपर ले गए हो, इस वजह से उसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई है। और जैसे ही आप अपना एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे, अपना हाथ हटाओगे, वो फिर से अपनी आइडियल पोजीशन पे चली जाएगी, अपनी बेस पोजीशन पे चली जाएगी, और उस पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता था? काइनेटिक एनर्जी में आप वर्क करते थे वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, और जितना वर्क करते थे वही वर्क काइनेटिक एनर्जी कहलाता था। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट उल्टा है। यहाँ क्या होता है? यहाँ कोई ऑब्जेक्ट अपनी आइडियल पोजीशन, अपनी बेस पोजीशन पे रखा रहता है, आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको डिस्टर्ब करते हो, उसको उसकी बेस पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो। तो जितना ज्यादा आप डिस्प्लेस करते हो उतना ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, क्योंकि आप एक्सटर्नली वर्क कर रहे हो उसके ऊपर। समझो बात को। बुक है, और बुक ऐसा तो है नहीं कि अपने आप उठ जाएगी, अपने आप तो ऊपर जाएगी नहीं। आप फोर्स लगाओगे अपने हाथ से और बुक को धीरे धीरे उठा के किसी हाइट एच पे लेके चले गए, तो ये यहाँ टिकी थोड़े ना रहेगी। ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि आपने एक फोर्स लगाया हुआ है, जिसको हम एफ एक्सटर्नल बोल रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है, और इसकी वजह से आपने इसके ऊपर वर्क किया है। और वर्क का कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, पॉजिटिव वर्क होता है और निगेटिव वर्क होता है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से एच मीटर की हाइट पे है, तो इस पे जो ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, एफ इज इक्वल टू एम जी। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो किधर हो रही है? अपवर्ड। यानी कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, और जब सेम नहीं होती है तो वर्क कैसा होता है? निगेटिव हो जाता है। और निगेटिव वर्क का मतलब क्या है? निगेटिव वर्क का मतलब ये है कि इस पे इतना वर्क स्टोर किया हुआ है, जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे इस पे इतना वर्क हो जाएगा। ये थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड हो जाएगा आपके लेवल पे, बस आप ये समझो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से होती है, और जितना ज्यादा आप किसी ऑब्जेक्ट को उसकी बेस पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे उतना ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहती है। और इसको पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहते हैं? पोटेंशियल वर्ड का मतलब होता है क्षमता। आप अक्सर सुनते होंगे लोग कहते हैं कि एक बच्चा बहुत टैलेंटेड है, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक सर्टेन क्वालिटी है जिसको आप अभी यूटिलाइज नहीं कर पाए हो। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी होती है जो अभी यूटिलाइज नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही आप सारे एक्सटर्नल फैक्टर हटा दोगे ये तुरंत यूटिलाइज हो जाएगी। अब आपने अपना फोन हाथ में पकड़ा हुआ है और उसको उल्टा किया हुआ है, तो जब तक आपने उसको अपने हाथ से पकड़ा हुआ है तब तक आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया हुआ है और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे वो एनर्जी वर्क करेगी और जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे चला आएगा। आई होप आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी, क्योंकि ये क्लास 12 की चीजें हैं, पर मैंने सोचा आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं। जिनको नहीं समझ में आया है उनको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्लास 9 की जो डेफिनेशन है उस पर वापस आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, मतलब किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट में जो भी उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और जब भी हम किसी बॉडी की पोजीशन चेंज करते हैं फ्रॉम इट्स बेस पोजीशन, बेस पोजीशन से मतलब ये नहीं है कि जमीन पर रखना है। अब सपोज करो एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग की बेस पोजीशन क्या है? वो नॉर्मली ऐसे रखा हुआ है। अब उसकी बेस पोजीशन से उसको डिस्प्लेस करने का मतलब है कि उसको स्ट्रेच करना, फोर्स लगा के आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो। और जैसे ही आप अपना फोर्स हटाओगे, खींचना उसको बंद करोगे, वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में चला जाएगा। तो किसी भी बॉडी को उसकी बेस पोजीशन से डिस्प्लेस कराने के लिए आप वर्क करते हो, और आप जो वर्क करते हो वही वर्क बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, और उसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब दैट एनर्जी विच इज येट टू बी यूटिलाइज्ड। अब पोटेंशियल एनर्जी के मेनली 3 टाइप होते हैं। इसमें से आपको जो पढ़ना है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बाकी ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको अभी नहीं पढ़ना है, बस नाम याद रखना।
तो आइए डेरिवेशन करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले का। मान लो ये आपका बेस है, ये जो ऑरेंज लाइन है ये अर्थ की सरफेस है, ओके। और अभी कोई ऑब्जेक्ट जमीन पे रखा हुआ है, तो इसकी हाइट क्या है अर्थ की सरफेस से? 0। फिर इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, और एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको अर्थ की सरफेस से h मीटर की हाइट तक डिस्प्लेस कर दिया गया। तो आपने वर्क किया, एक्सटर्नल फोर्स लगा के वर्क किया, लेकिन जो नेचुरल फोर्स है वो किधर लग रहा है? F is equal to m into g, mass of the body into acceleration due to gravity। ये किधर लग रहा है? डाउनवर्ड। ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये फोर्स अर्थ लगा रहा है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए। लेकिन ये क्यों नहीं खींच पा रहा है? क्योंकि इस पे एक वर्क डन हुआ है, और वो वर्क डन किसकी वजह से हुआ है? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो वर्क डन एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? फोर्स एक्सटर्नल इंटू हाइट। तो ये वर्क तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखो तो यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल वर्क डन है ये किसके बराबर है? ये माइनस एफ के बराबर है, जहां एफ क्या है? एफ बराबर एम जी है, क्योंकि अर्थ जो है वो उसको डाउनवर्ड खींच रही है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट का निगेटिव साइन है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है, यानी कि निगेटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है? एम जी और इंटू एच। ये निगेटिव वर्क डन का क्या मतलब होता है? एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ बॉडी, और यही क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉडी की। और इसको हम फॉर्मूला लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप नहीं भी लिख सकते हो, आप सीधे लिख सकते हो कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटू माइनस एच, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर। और उसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस एफ इंटू एच, और एफ को आप लिख सकते हो एम जी, और हाइट है एच। तो ये क्या आ गया? डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एम जी एच, विच इंप्लॉइज दैट माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। और माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क डन, और माइनस डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क स्टोर्ड, और जो वर्क स्टोर हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये होता है ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहां से आपको जो रिलेशन निकल के आया है वो है P इज इक्वल टू एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, और यहां से आपको मैं दो कंक्लूजन दे सकता हूं। P प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, मतलब जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा पोटेंशियल एनर्जी भी उसी रेशियो में बढ़ेगी, अगर आप इसको इसकी बेस पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे। और P इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू H, मीन्स आप बेस पोजीशन से जितना ज्यादा इसको डिस्प्लेस करोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। एक चीज और होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बॉडी की शेप और साइज पे भी डिपेंड करती है। मीन्स अगर आप किसी भी बॉडी में डिफॉर्मेशन कर रहे हो, डिफॉर्मेशन का मतलब उसकी रेगुलर शेप बिगाड़ रहे हो आप, तो जितना ज्यादा आप उसकी शेप बिगाड़ोगे उसमें उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। पर ये चीजें आपको आगे मिलेंगी, तो अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एम जी एच। लेकिन बेटा ऐसा तो नहीं होगा कि कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ऊपर ही जाएगा या सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। बर्ड को देख लो, वो हाइट पे उड़ती भी रहती है और उसके पास वेलोसिटी भी होती है। तो अब वो अर्थ की सरफेस से अगर एच मीटर ऊपर है तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और उसके पास मूवमेंट की वजह से कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इसकी टोटल एनर्जी जो होती है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ये एक नया टर्म है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम या मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, ये क्या होता है? ये सम होता है उस पूरे सिस्टम या उस पूरी बॉडी के काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम। ये रहा आपका मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी and kinetic energy of the body that is utilized in doing a specific work। ओके, जब आप कोई भी वर्क करते हो तो आपके पास हो सकता है काइनेटिक एनर्जी हो, या हो सकता है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हो, या ये भी हो सकता है आपके पास दोनों हो। तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकल के आती है वो निकल के आती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी भी निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी भी निकालोगे, और उसके बाद दोनों का सम कर दोगे। अब सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी।
और अगर कोई ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो जीरो है। अब इसके रिगार्डिंग हम एक लॉ पढ़ेंगे, लेकिन वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अभी के लिए हम आपकी बुक के कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास क्या है? 15 kg। एम की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 15 kg। और बोल रहा है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ओके, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। और वेलोसिटी की वैल्यू दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो आप सिंपली लिखोगे वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और सब कुछ सेम यूनिट में होना चाहिए। ये भी आपका एमकेएस में है, ये भी आपका एमकेएस में है, तो सही है। आप सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ इंटू एम की वैल्यू 15 kg, 15 आ गया। और वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ई के इज इक्वल टू हाफ इंटू 15 इंटू 4 का स्क्वायर 16। और एनर्जी की यूनिट होती है जूल। इसको आप डिवाइड करोगे, यहाँ क्या आएगा? 8। तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आएगी? 15 टाइम्स 8, दैट इज 120 जूल। आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। वैसे भी ये एग्जांपल है तो बहुत ही सिंपल होता है। क्वेश्चन थोड़े बहुत स्लाइटली टफ होते हैं, बट ये काफी सिंपल है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ a car from 30 किलोमीटर पर आवर to 60 किलोमीटर पर आवर if the mass of the car is 1500 kg। यहाँ पे आपको मास दे दिया है। मास की वैल्यू क्या दी हुई है? 1500 kg। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एक कार जिसका मास 1500 kg है, उसकी वेलोसिटी u1 13 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा के v1 60 किलोमीटर पर आवर करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो जो वर्क डन होता है वही काइनेटिक एनर्जी होती है। वेलोसिटी बढ़ाने में जो भी वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो बेसिकली हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इन दोनों वेलोसिटीज पर। लेकिन ये जो वेलोसिटी आपको दी हुई है ये किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, और किलोमीटर पर आवर के साथ आप ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है पहले ही कि सारे जो यूनिट्स हैं वो एक ही सिस्टम में होने चाहिए, ईदर इन एमकेएस और इन सीजीएस या फिर एसआई। तो सबसे पहले इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं। अब मीटर पर सेकेंड में बदलने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पर वो फॉर्मूला मैं आपको ऐसे ही कैलकुलेट करवा दे रहा हूं। 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब समझो 1 किलोमीटर डिस्टेंस चल रहा है 1 घंटे में, तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर होता है। एंड 1 आवर कंटेन्स 3600 सेकेंड्स, दैट मीन्स 5/18। So 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल हो गई। 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, तो 30 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा? 5/18 इंटू 30 मीटर पर सेकेंड। यहां से आपको वैल्यू मिलेगी, 6 से डिवाइड करोगे 3, यहाँ पे 5। तो u1 की वैल्यू क्या निकल के आई? या इसको u भी आप लिख सकते हो, ज्यादा वेलोसिटीज तो है नहीं, तो u1 और v1 लिखने की जगह आप उसको uv भी लिख सकते हो। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 25/3 मीटर पर सेकेंड। और v1 या फिर v कह लो, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? यहाँ 30 है, अब इसको अगर 60 कर दें तो 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 इंटू 60। तो यहाँ फिर 6 से डिवाइड करोगे, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 10 आएगा, तो विच इज इक्वल टू 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू क्या आ गई? 50/3 मीटर पर सेकेंड। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। तो दोनों केसेस में आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो और उसके बाद सब्सट्रैक्ट कर सकते हो फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर आप जो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था उसको यूज कर सकते हो। डेल्टा ई के इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और यहाँ पे इसका स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर।
तो V फाइनल की वैल्यू क्या है? V फाइनल की वैल्यू V है और V इनिशियल की वैल्यू क्या है? U है। और इनकी वैल्यू आपको पता है, M की वैल्यू रख दो 1500 kg। अब वो लिखने की जरूरत नहीं यूनिट, क्योंकि डायरेक्ट यूनिट जूल आएगी। और V स्क्वायर मतलब 50/3 का स्क्वायर। देख लो, 50/3 का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो क्या निकल के आएगा? यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 2500/9। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आई 2500/9। और u का स्क्वायर करोगे तो 25/3 इंटू 25/3। u की वैल्यू 25/3 थी, तो इसका स्क्वायर 25/3 इंटू 25/3, ये क्या हो जाएगा? 625/9। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई? 625/9। अब इनका आप एलसीएम ले लो और 2 से इसको कैंसिल कर दो। यहाँ क्या हो जाएगा? 750। तो 750 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 2500 माइनस 625, और ये कंप्लीटली आ जाएगा जूल में। फिर से अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आप लिख सकते हो 1875 डिवाइडेड बाई 9। अब यहां से अगर आप कैंसिल करोगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा और ये बन जाएगा 250। और फिर से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 625। तो आपको जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है 250 इंटू 625 जूल। ये किसकी वैल्यू है? वर्क डन की या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। और इसकी फाइनल वैल्यू निकल के आएगी डेल्टा ई के इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1,56,250 जूल्स। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। इन दोनों की हम बात करेंगे। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई डाउट है पूछिए हमसे। किसी भी टाइप की कोई गाइडेंस चाहिए तो आप फ्री हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहां हम आपको डेफिनेटली। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इससे हमें काफी हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।